नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग की एक केस स्टडी है। हम मध्य प्रदेश की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट के 2023 के जनादेश को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि जमीन पर लोग असल में क्या महसूस करते हैं और उनके फैसले सिस्टम और संगठन के बारे में हमें क्या बताते हैं। मल्हारगढ़ ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हाँ, लेकिन इसकी असली पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के खेत और यहाँ के लोगों की उम्मीदें, यही इस क्षेत्र की असली राजनीतिक कहानी लिखती हैं। और कोई भी रणनीति तभी सफल हो सकती है जब वो इसी जमीन की नब्ज को समझे। तो हमारा ये सफ़र इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम जनादेश के वादे से शुरुआत करेंगे, फिर ज़मीन की हकीकत को महसूस करेंगे, आंकड़ों के पीछे छुपी कहानी को सामने लाएंगे, जनादेश के कारणों की चीरफाड़ करेंगे और फिर शासन के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो भविष्य का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये साफ कर दूं कि ये विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद उन सिस्टम्स को, उन ढांचों को समझना है जो किसी भी चुनाव के नतीजे को तय करते हैं। हम यहाँ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान पार्टियों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे जनता के जनादेश पर है। ये एक जनहित विश्लेषण है जिसका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ मतदाता है और उनका दिया हुआ संदेश है, और हम आंकड़ों के जरिए उसी संदेश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उस दुनिया में चलते हैं जहां से वोट आता है, मल्हारगढ़ के गांव और खेत। देखिए, चुनावी राजनीति को बंद एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों, उनकी उम्मीदों और उनकी चिंताओं को समझना ही होगा। मल्हारगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। सोया, लहसुन, प्याज, इन फसलों के दाम ही यहाँ के घरों का बजट तय करते हैं। यहाँ की आबादी में लगभग 91% हिंदू हैं और उनमें भी करीब 21% अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोट ब्लॉक है। ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की साक्षरता दर लगभग 74% है, यानी लोग जागरूक हैं और अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। और ये वो मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। किसानों को अपनी ही फसल का सही दाम ना मिलना, पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार की कमी और एससी समुदाय के साथ होने वाले मुद्दे। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की गरिमा और सम्मान से जुड़े सवाल हैं। देखिए, हमारे संविधान का आधार ही हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देने का वादा है, और जब लोगों की आवाज को अनसुना किया जाता है तो वो अपनी राय बहुत साफ तरीके से रखते हैं। तो जमीन की हकीकत को समझने के बाद अब जरा उन सख्त आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने 2023 का फैसला लिखा। जज्बात बहुत जरूरी हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में अंक गणित बहुत क्रूर होता है। तो देखते हैं कि मल्हारगढ़ के मतदाताओं ने नंबरों के जरिए क्या कहा। 59,024 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस चुनाव की पूरी कहानी कह देता है। ये कांग्रेस उम्मीदवार की हार का अंतर था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जमीनी भूकंप की तरह था। इतना बड़ा अंतर एक ही सवाल खड़ा करता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? अब इस चार्ट को देखिए। 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 45% था। 5 साल बाद 2023 में ये सीधा गिरकर सिर्फ 17% से भी कम रह गया। ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, ये तो किसी राजनीतिक आधार का खिसक जाना है। करीब करीब 28% वोट शेयर हवा में उड़ गया। तो सवाल ये है कि ये 28 वोट गया कहाँ? इस चार्ट में इसका जवाब साफ है। भाजपा ने अपना वोट शेयर बढ़ाया और उसे 54% तक ले गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने लाया, जिसने अकेले 26.5% वोट हासिल कर लिए। साफ है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर इस निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ चला गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने वोट डालने में कोई कमी नहीं रखी। मतदान लगभग 87% रहा, जो कि बहुत ऊंचा माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग राजनीति से निराश हो गए थे, नहीं। इसका मतलब ये है कि वे बदलाव चाहते थे और उन्होंने पूरी सक्रियता से बाहर आकर अपनी पसंद बताई, भले ही वो पसंद पारंपरिक पार्टियों से हटकर थी। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। वोट शेयर गिरा, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पूरा खेल बदल दिया और हार का अंतर बहुत बड़ा था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के प्रणालीगत यानी सिस्टेमिक कारण क्या थे। आखिर ये सब क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण था वोट विभाजन।
ये तब होता है जब एक ही तरह के वोट बैंक के लिए 2 या उससे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं। मल्हारगढ़ में यही हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस के पारंपरिक दलित और दूसरे नाराज वोटों में बड़ी सेंध लगा दी। नतीजा, जो वोट सरकार के खिलाफ था वो बट गया और इसका सीधा और बड़ा फायदा भाजपा को मिला। लेकिन देखिए, वोट विभाजन अपने आप नहीं होता। इसके पीछे होती हैं संगठनात्मक कमजोरियां। यहां दोनों पार्टियों के संगठन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भाजपा का मजबूत जमीनी संगठन जो 2008 से लगातार ये सीट जीत रहा था, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क जो लगभग था ही नहीं। जब आपका संगठन ही कमजोर हो तो आप अपने वोटरों को एकजुट नहीं रख सकते। और ये कोई एक रात में नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। 2008 से लेकर 2023 तक हर चुनाव में भाजपा ने अपना वोट शेयर लगातार बढ़ाया है। ये एक मजबूत पकड़ का संकेत है जो धीरे धीरे और लगातार बनाई गई है। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने आधार को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि हर चुनाव में उसे और बड़ा भी किया। अच्छा, अब तक हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, लेकिन एक रणनीतिकार का काम सिर्फ समस्या बताना नहीं होता बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी होता है। तो इन आंकड़ों के आधार पर वापसी का एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? शासन का एक नया मॉडल कैसा दिख सकता है? किसी भी वापसी की शुरुआत सही नेतृत्व से होती है। मल्हारगढ़ के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो स्थानीय हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो एससी समुदाय से आता हो, क्योंकि ये सीट आरक्षित है। और सबसे जरूरी बात, वो नेता जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो और विकास के मुद्दों पर, खास तौर पर खेती किसानी पर, उसका काम जमीन पर दिखता हो। और फिर आती है रणनीति। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान हो सकता है। पहला कदम, जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना और सही उम्मीदवार चुनना। दूसरा, क्षेत्र की असली समस्याओं के आधार पर एक घोषणा पत्र बनाना। तीसरा, उन बूथों पर ध्यान केंद्रित करना जहां वोट इस या उस तरफ जा सकता है। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, मतदान के दिन अपने समर्थकों को घर से निकालकर बूथ तक लाना। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। मतदाताओं के अलग अलग समूहों के लिए खास व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, स्थानीय मालवी बोली में छोटे छोटे असरदार वीडियो बनाना, और सबसे जरूरी, फर्जी खबरों से मुकाबला करने के लिए एक 24/7 टीम का होना। लेकिन यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी है कि लोगों का डेटा इस्तेमाल करते समय उनकी निजता और सहमति का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत के DPDP कानून की रूपरेखा में भी बताया गया है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सार पर आते हैं। मल्हारगढ़ के इस जनादेश से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? ये कहानी सिर्फ एक सीट की हार जीत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये फैसला सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे संगठन की जो अपनी ही जमीन से कट चुका था। ये कहानी है उन अनसुनी शिकायतों की जिनकी वजह से मतदाताओं को एक नया विकल्प खोजने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक प्रणालीगत विफलता थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मतदाता इतने जागरूक हैं और राजनीति इतनी बटी हुई है, तो कोई भी राजनीतिक दल जमीनी स्तर से विश्वास का पुनर्निर्माण कैसे कर सकता है? एक सच्चा जनादेश कैसे हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब नारों में नहीं, बल्कि लगातार साल दर साल जमीन पर काम करने में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.